नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सीजे एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी क्लास के दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये हमारी कौन सी क्लास है? 9th क्लास है ना, 9वीं क्लास है। और जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय दंड संहिता 1860 हमने शुरू किया है, तो उसी को मैं लगातार जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने पिछले वीडियो में अध्याय 3 धारा 65 से ले कहाँ से धारा का 52-53 धारा 53 से लेकर के 75 तक बताया था हमने। और आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 आपका कहाँ से कहाँ तक है? धारा 76 से लेकर के 106 तक में है आपका ये। और इस अध्याय का नाम क्या है? साधारण अपवाद या साधारण बचाव, जो अपराधों के संबंध में अभियुक्तों को जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो ये साधारण बचाव जो है किसको दिए गए हैं? तो किसको दिए गए हैं? ये अभियुक्तों को दिए गए हैं, माने उस व्यक्ति को दिए गए हैं जो कोई अपराध करता है। अब हम चलिए आगे चलते हैं। तो ये साधारण अपराध जो है वो आईपीसी के कोई भी अपराध हो सब पर विस्तारित है ये। माने कि अगर आईपीसी के अंदर कोई भी अपराध किया गया है और यदि उसमें ये अपवाद अवेलेबल है, इनका बचाव जो है वो अभियुक्त ले सकता है। ये बात हमारे कहाँ कही गई है? आईपीसी की धारा कहाँ गई? आईपीसी की धारा 6 में कही गई है ये, है ना, जो हमने पहले पढ़ा था। धारा 6 में ये कहा गया है कि जो साधारण अपवाद है धारा 76 से लेकर 106 तक, ये सभी परिभाषाओं में जो है वो अवेलेबल है अभियुक्तों को। और आगे हम चलते हैं तो अब हम बात होता है इसका सिद्धि का भार, माने कोई मामला में साधारण बचाव अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबल है ये बात सिद्ध करने का भार किस पर है? किस पर है? अभियुक्त पर है। माने अभियुक्त जो है वो स्वयं सिद्ध करेगा कि हमको हमारे संबंध में ये बचाव हमको उपलब्ध था और हमने उसी बचाव का पालन करते हुए कार्य किया है, इसलिए मेरा कार्य जो है वो अपराध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात और ये निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट हुई है, जहाँ पे अभियुक्त ने साधारण बचाव का कोई भी तर्क नहीं लिया है, लेकिन न्यायालय जो है वो जो एविडेंस आते हैं उसके आधार पर अगर न्यायालय पाता है कि अभियुक्त को जो है वो कोई बचाव अवेलेबल है, तो उसका लाभ जो है वो अभियुक्त को देगा न्यायालय। उसका दायित्व है न्यायालय का कि ऐसा बचाव का लाभ जो है वो अभियुक्त को दे। और एक चीज़ हम और बता दें कि ये बचाव जो है वो ये कहाँ लिखा है? ये न्यायालय ऐसी परिस्थितियों को अनुपस्थित मानेगा, माने किसी अपराध में न्यायालय ये मानेगा कि इसमें कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, तब अभियुक्त पक्ष जो है वो ये साबित करेगा कि नहीं, इसमें ये बचाव जो है वो ये अपवाद जो है वो उसको अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 4 के अपवाद जो है वास्तव में जो है वो क्या है? ये साक्ष्य के सिद्धांत हैं। तो याद रखिएगा, पूछा गया है ये कि अध्याय 4 में जो अपवाद दिए गए हैं वो क्या हैं? तो ये साक्ष्य के जो है वो सिद्धांत हैं। और इसमें कुछ बातें जो है वो निश्चयात्मक हैं, माने उनको खंडन नहीं किया सकता है, और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ तर्क ऐसे हैं जिनको जो है वो विरोधी साक्ष्य दे करके उसको जो है वो खंडनी किया जा सकता है। तो उसको हम एविडेंस में अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि एविडेंस में ये शब्द आए हुए हैं आपके। तो चलिए हम अभी आगे चलते हैं कि जो साधारण अपवाद हैं, जो इस तरह के बचाव हैं, उनको हुदा ने क्या कहा और आपका दूसरे हैं आपके कैनिन, इन्होंने क्या कहा। तो जो साधारण बचाव है उनको हुदा ने क्या कहा? आरोपता की शर्तें। क्या कहा इनको? आरोपता की शर्तें। वही लेनिन ने, जो प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ हैं, इन्हें आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्तें कहा है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका कि जो साधारण बचाव हैं, जो समान प्रतिरक्षा है,
उनको खुदा ने जो है वो किस नाम से संबोधित किया है, या कैनिन ने जो है उसको किस नाम से संबोधित किया है। तो खुदा ने क्या कहा इनको, आरोपता की शर्तें, वहीं कैनिन ने क्या कहा इनको, आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्तें कहा है। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम देखते हैं धारा 76 से 106 तक जो साधारण बचाव अपवाद दिए गए हैं, तो इन अपवादों को हम अगर देखते हैं कानूनी दृष्टि से, तो इनको 2 वर्गों में हम रख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है क्षम्य, और दूसरा वर्ग क्या है आपका, युक्ति संगत। क्या है? युक्ति संगत। और पहला क्या है आपका, तो थोड़ा आवाज़ खाना नहीं खाया क्या आज? आवाज़ थोड़ा बोलो। पहला क्या है? क्षम्य, दूसरा क्या है? युक्ति संगत। तो जैसे कि धारा 76 से लेकर के आपके 95 तक ये क्षमा योग बचाव है, अर्थात ये किस में आएंगे, ये क्षम्य में आएंगे। वहीं धारा 96 से 106 अर्थात 96 से लेकर के 106 तक जो प्राइवेट प्रतिरक्षागत कार्य दिया गया है ना, तो वो काहे में आएगा आपका, तर्क संगत या युक्ति संगत में आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण अपवादों का विश्लेषण करें तो ये 2 वर्ग में रखे जा सकते हैं। पहला वर्ग क्या है आपका, क्षम्य, दूसरा वर्ग क्या है आपका, युक्ति संगत या तर्क संगत। तो धारा 76 से 95 तक के जो बचाव हैं वो जो है वो क्षम्य है, और धारा 96 से लेकर के 106 तक के जो बचाव हैं वो किस वर्ग में आएंगे, युक्ति संगत या तर्क संगत वर्ग में। अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला धारा हमारी कौन सी है, 76 है, तो हम 76 लिखते हैं ये। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। माने कोई ऐसा कार्य किया गया है जो ऐसे व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है, या वो विधि द्वारा आबद्ध नहीं है लेकिन वो तथ्य की भूल के कारण, है ना, और अपने आप को जो है वो विधि द्वारा आबद्ध मान रहा है कि विधि ने उसको ऐसी पावर दे रखी है, और ऐसा वो क्या कर रहा है, ऐसा जो है वो सद्भाव, मूल तत्व की जैसा वो विश्वास सद्भावना पूर्वक करता है। वो ये सद्भावना विश्वास ये करता है कि विधि द्वारा उसको जो है ऐसी पावर दे रखी है, और उस पावर का उपयोग करते हुए वो कोई कार्य करता है, और ऐसा कार्य वास्तव में क्या है, अपराध है, लेकिन ऐसा कार्य उसके संबंध में अपराध नहीं माना जाएगा, मनुष्य को जो है वो क्षम्य माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस भूल की बात की गई है, कौन सी भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, तो तथ्य की भूल क्षम्य है। तो एक आपका कथन भी है कि विधि की भूल जो है वो क्षम्य नहीं है, जबकि तथ्य की भूल क्षम्य है। तो इसके विरोध में भी काफ़ी बातें कही गई, वही कुछ मामले में जो है वो विधि की भूल भी क्षम्य होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि ये तर्क दिया गया कि यदि विधि की भूल को क्षम्य कर दिया जाए तो ये बचाव जो है वो असीमित हो जाएगा, आमर्यादित हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करेगा और फिर जाके न्यायालय बोलेगा कि हमको नहीं मालूम था कि ये चोरी करना अपराध है, इसलिए हमको जो है वो क्या किया जाए, क्षमा कर दिया जाए, कहेगा ना। यहाँ तक कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, जैसे कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है या कोई अमेरिका का व्यक्ति है, स्वाभाविक है वो भारतीय विधि के बारे में नहीं जानता हो, और भारत में आके अगर उसने ऐसा कोई काम किया है जो विधि के अधीन दंडनीय है, तो विधि की भूल पे, भाई हमको विधि की जानकारी नहीं थी इसलिए हमने ये काम हमसे हो गया, तो उनको भी ये जो है वो क्षम्य नहीं है उनके लिए, माने उनके लिए विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं है। इसमें एक रोचक घटना आती है आपकी, जैसे कि एक व्यक्ति क्या करता है कि समुद्र में मछली मारने के लिए निकलता है ना, महीनों महीनों ये लोग मछली मारते हैं और फिर वापस लौटते हैं ये। तो जब वो लौटता है, तो जब गया था तो एक कानून था, लेकिन जब वो लौट के आया तो उस कानून में क्या हुआ था, परिवर्तित हो गया था, और उसको ये जानकारी नहीं थी, तो उसके द्वारा क्या हुआ, उस कानून का उल्लंघन हो गया। अब उसने ये बचाव दिया कि हमको जो है वो, हम विधि की भूल, हम विधि नहीं मालूम थी हमको, जो बदलाव हुआ है वास्तव में हम तब बदलाव हुआ है, उस दौरान तो हम दुनिया से कटे हुए थे, उस दौरान हम कहाँ पे थे, समुद्र के हम काफ़ी दूर थे, तो हमको इस तरह की विधि की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसको जो है क्षम्य नहीं माना गया है। तो विधि का एक सिद्धांत ये है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो इससे आपको क्वेश्चन बनता है आपका ये,
कौन सी भूल क्षम्य है? विधि की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि तथ्य दोनों की भूल क्षम्य है, कोई भूल क्षम्य नहीं है। तो क्या होगा आंसर? विधि की भूल क्षम्य है, वो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, जबकि तथ्य की भूल क्षम्य है। थोड़ा तेज बोला करो, है ना, तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य है। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें आपके 2 दृष्टांत दिए गए हैं, है ना। तो क्या है कि विधि के समादेशों के पालन में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर का जो एक सैनिक है जो भीड़ पर गोली चलाता है ना। तो क्या कहा गया है? विधि के समादेशों, माने विधि के अनुसार जो है वो समादेशों का पालन करने में वरिष्ठ अधिकारी, भाई विधि में कहा गया है ना कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी बातों का आप जो है वो पालन करें। विधि में बात कहा गया इस तरह की बातें, ये नियम भी है। जो उससे ऊँचे को ओहदे का अधिकारी है वो उसको कोई आदेश करेगा कि तुम ऐसा काम करो तो करेगा ना वो। तो इसमें रखा है कि विधि के समादेशों के पालन में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर का जो है वो नाम का एक सैनिक है वो क्या करता है? भीड़ में गोली चलाता है। यहाँ पे का कोई कार जो है वो अपराध नहीं है। बड़ी भीड़ में कोई व्यक्ति मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे का ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ? वो विधि द्वारा आबद्ध था, विधि द्वारा वो जो है वो आबद्ध था। फिर दूसरा दृष्टांत देखते हैं। तो दूसरे दृष्टांत में कहा गया है कि सम्यक जांच एवं विश्वास करके या के स्थान पर, है ना, माँ को गिरफ्तार करना। तो एक व्यक्ति है जो कि इसको गिरफ्तार करना था, उसको किसको? या को गिरफ्तार करना था, है ना। गिरफ्तारी किसी करनी थी? उसको या की करनी थी, लेकिन सम्यक जांच और विश्वास करने के बावजूद उसको ऐसा लगा कि जो है माँ ही जो है वो या है। उसने क्या किया? माँ को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे जो है वो उसकी भूल कैसी है? ये तथ्य की भूल है ना, और सद्भावनापूर्वक। हाँ, तो हम ये बता रहे थे आपको कि जो धारा 76 में 2 दृष्टांत दिए गए हैं, दोनों हमने आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाए। तो ये एग्ज़ाम में आपके आते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इनको एक बार जो है वो देख लें। और अब हम बात करते हैं कि यदि हम धारा 76 से लेकर के और धारा 79 तक जब हम उसका गहनता से अध्ययन करते हैं तो एक मूलभूत सिद्धांत इनसे निकलता है। वो सिद्धांत क्या निकलता है? कि तथ्य की भूल क्षम्य है ना, विधि की भूल जो है क्षम्य नहीं है। माने कानून की भूल क्षम्य नहीं है। आप ये तर्क नहीं ले सकते कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी, है ना। लेकिन यदि आपको तथ्य की भूल है और ऐसी भूल आपकी जो है वो सद्भावनापूर्वक है, आपने सम्यक सावधानी बरती हुई है, तो वो विधि में जो है उसको क्षम्य माना गया है। माने तथ्य की भूल के कारण अगर ऐसी स्थितियां हैं, आपने कोई अपराध किया है, तो आपका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 77 तो न्यायतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो न्यायाधीश को जो है वो संरक्षण प्रदान करती है? तो कौन सी धारा संरक्षण प्रदान करती है? 77। ये क्या करती है कि यदि कोई व्यक्ति है ना जो न्यायिक है ना, कोई न्यायिक कार्य करता मतलब न्यायाधीश है वो, और कोई व्यक्ति, हमने बताया था पहले कि न्यायाधीश की परिभाषा क्या बताई थी कि न्यायाधीश कौन है, वो किस धारा बताई थी? न्यायाधीश 19 में थी। कैसे याद है ये? न्यायाधीश 19 न्यायाधीश, तो दोनों में ना को चढ़ा रहा है इस तरह से। तो हमने बताया था कि कोई भी जो न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है वो तो न्यायाधीश है ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी न्यायाधीश हैं जो न्यायतः कार्य कर रहे हैं, और जब वो न्यायतः कार्य कर रहे हैं तब वो न्यायाधीश है। तो न्यायतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य यदि सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए उसने कार्य किया है और वो अपनी शक्ति के बाहर चला जाता है, होता है ना ऐसा। कभी कभी न्यायाधीश ये समझते हैं, सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हैं कि हमको इस तरह की अधिकारता है, और वास्तव में उस तरह की अधिकारता उनको नहीं होती, लेकिन वो विश्वास करते हुए तथ्य की भूल के कारण जो है वो ये विश्वास करते हैं कि हमको इस तरह का अधिकारता है, और वो उस अधिकारता से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बशर्ते क्या है, विश्वास जो है वो सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। फिर 78 धारा 78 गर्मी तो है ही है ना। 78
न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किए गए कार्य। तो यहाँ पे किसको संरक्षण मिल रहा? न्यायालय को संरक्षण मिल रहा है, न्यायाधीश को संरक्षण मिल रहा है। यहाँ पे किसको संरक्षण मिल रहा है? न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है और जो व्यक्ति उस आदेश का पालन कर रहा है, यदि वो यह विश्वास करता, सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता है कि ऐसा आदेश देने की शक्ति न्यायालय को है, जबकि वास्तव में क्या है, न्यायालय को ऐसा आदेश देने की शक्ति नहीं है, तो ऐसा अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी जो है वो उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। फिर आगे हम चलते हैं, धारा आपकी 79। तो इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत माने होता है अधिकृत, है ना। विधि किसी व्यक्ति को कोई कार्य जो है वो करने के लिए प्राधिकृत करती है, तो हम कहेंगे उसको न्यायानुमत करती है। हाँ, अधिकृत करना। तो विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यदि है ना, अपराध नहीं होगा। यदि विधि द्वारा न्यायानुमत हो, पहली शर्त क्या है? ऐसा व्यक्ति अगर विधि द्वारा अधिकृत हो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विधि ने उसको पावर दे रखी है, उसने अपनी पावर का उपयोग किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका काम जो है अपराध नहीं होगा। बात आती है दूसरे वाले की कि तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। क्या है? सद्भावना पूर्वक, है ना, ये समझता है वो, ये विश्वास करता है वो कि वास्तव में वो विधि द्वारा उसको इस तरह की पावर दी गई है, विधि द्वारा उसको न्यायानुमत किया गया है और वो काम कर जाता है कोई कार्य, तो ऐसा कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, बात नहीं कि अपराध नहीं है, वो अपराध तो है, लेकिन उस अभियुक्त के संबंध में उसको अपराध जो है वो नहीं माना जाएगा और उसको जो है वो मुक्त कर दिया जाएगा। अब चूँकि कठिन है धारा, इसलिए इसको एक दृष्टांत भी दिया गया है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षागत कार्य है, कहाँ से कहाँ तक है आपका? धारा 96 से लेकर के 106 तक में है। तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को से हमको अपने शरीर की या अपने संपत्ति की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की या अन्य व्यक्ति के संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का, है ना, अधिकार है हमको ये। तो यही बात दृष्टांत में कही गई है कि उसमें जो है वो जो अभियुक्त था वो क्या था कि भूल बस था। वास्तव में क्या था कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति, उसको लगा ऐसा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको विधि का अधिकार है ना, विधि का अधिकार है ना कि वही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हत्या करे तो उसको रोक ले, पकड़ ले, उसको पकड़ करके पुलिस वाले को सौंप दे। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को जो उसको लग रहा था कि ये दूसरे व्यक्ति की हत्या करने वाला है, तो उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और समुचित अपरक्षा में उसको सौंप दिया। वास्तव में क्या निकला कि जो व्यक्ति हत्या करते हुए प्रतीत हो रहा था वो हत्या नहीं कर रहा था, दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर अटैक किया था और वास्तव में वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था। बाद में हकीकत ये निकली कि वो क्या हत्या नहीं कर रहा था, वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सामने वाले को रोक रहा था। तो यहाँ पे जो है वो भूल कैसी है? सद्भावनापूर्वक भूल है। भूल किसकी है? तथ्य की भूल है। तो यहाँ पे ऐसा किया गया कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। भाई उसने क्या किया, उसने अच्छे खासे व्यक्ति को जो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था उसको पकड़ करके और अपरक्षा में सौंप दिया। उससे कष्ट हुआ ना। भाई कोई अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर रहा है तो हमको पाबंद नहीं कि आपको हम रोकें, क्योंकि वो अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर रहा है। उसको कानून कहाँ दिया अधिकार? ये धारा 96 से लेकर के 106 तक में है ना, उसको अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका अधिकार का प्रयोग कर रहा है, हम रोकेंगे तो ये काम क्या है हमारा? गलत है ना। तो यहाँ पे हमने रोका, लेकिन हमें यहाँ पे गलत विश्वास था, हमको ऐसा लगा कि ये जो है हत्या कर रहा है। तो हत्या करते हुए व्यक्ति को रोकना जो है वो विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो यद्यपि ये विधि की भूल के कारण वो समझा इस तरह से
जबकि हकीकत क्या निकली बाद में? हकीकत ये निकली कि वो व्यक्ति हत्या नहीं कर रहा था दूसरे की, वो तो उसके खिलाफ अपना जो है वो क्या कर रहा था, प्राइवेट प्रत्यक्षाधिकार का प्रयोग कर रहा था। तो चलिए, गर्मी बहुत है, मुँह भी सूख रहा है, तो आज का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। आज मैंने कुल मिलाकर के आपका जो समान बातें हैं, साधारण अपवाद से संबंधित बहुत मेन बातें बताई हैं हमने, जो आपके एग्जामों में आती हैं। उसी तरह से हमने 4 धाराएं आपको बताई हैं, 76, 77, 78 और 79। तो इसके संबंध में आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दो बार इनको पढ़ लीजिए और इन्हीं धाराओं को पढ़ करके एक सिद्धांत निकलता है, जो सिद्धांत दुनिया में लागू होता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, माने विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, जबकि तथ्य की भूल यदि सद्भावनापूर्वक सम्यक विश्वास करते हुए अगर की जाती है तो वो क्षम्य हो सकती है। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। इसके पहले बता दूं कि ये मेरी ये सिविल जज और एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, और आज हमारी क्लास जो है वो 9वीं क्लास थी है। अगली क्लास कल हमारी क्लास होगी, और उसमें हम जो है वो अब रख दो, बोल रहे हैं ना अभी बच्चों को पंखा चलाने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वीडियो में आवाज़ ना आए इसलिए उसको पंखे को बंद कर देते हैं ना। गर्मी लग रही, थोड़ा गर्मी सहना भी चाहिए। तो 9वां आपका ये क्लास थी आपकी ये। कल हमारी 10वीं क्लास होगी, और इसके आगे जो है हम आपको आगे ले जाएंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपका जो धारा 76 से 106 तक में इसमें निसंदेह रूप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।